टाइप्स ऑफ एक्सेलेरेशन इन सर्कुलर मोशन। हमसे कई दफ़ा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्कुलर मोशन में कितनी टाइप्स ऑफ एक्सेलेरेशन प्रेजेंट होती हैं। अगर तो क्वेश्चन यही पूछा जाए तो हमारा आंसर होगा कि 3 टाइप ऑफ एक्सेलेरेशन प्रेजेंट होती हैं। वो कौन कौन सी हैं? एक उनमें से एंगुलर है और बाकी दोनों हमारे पास लीनियर। एक है एंगुलर एक्सेलेरेशन जिसे रिप्रेजेंट किया जाता है अल्फा के साथ। दूसरी हमारे पास जो टाइप है दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन जिसको रेडियल एक्सेलेरेशन भी कहा जाता है और इसे रिप्रेजेंट किया जाता है ए सी के साथ। और जो थर्ड टाइप ऑफ एक्सेलेरेशन है दैट इज टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन और इसे रिप्रेजेंट किया जाता है ए टी के साथ। वन बाय वन इनकी बात करते हैं कि एंगुलर एक्सेलेरेशन कब प्रोड्यूस होती है। एंगुलर एक्सेलेरेशन इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, कि मीन्स अगर हमारे पास मोशन नॉन यूनिफॉर्म है और एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो इसकी वजह से जो एंगुलर क्वांटिटी प्रोड्यूस होती है दैट इज एंगुलर एक्सेलेरेशन, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। या फिर आप कहते हो कि सर्कुलर मोशन में अगर एक बॉडी पे टॉर्क अप्लाई हो तो टॉर्क अप्लाई होने की वजह से उस बॉडी में जो एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होगी दैट इज एंगुलर एक्सेलेरेशन। एंगुलर एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन की अगर बात की जाए तो दैट इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी हमारे पास जो एंगुलर एक्सेलेरेशन है ये कौन सी क्वांटिटी है? ये एक्सियल क्वांटिटी है। और अगर इसको मेजर किया जाए तो इसका यूनिट हमारे पास जो होगा वो क्या होगा? रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अगर पूछा जाए ये किस मोशन में प्रेजेंट होती है, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म, तो बच्चे सिंपल हमारे पास ये चेंज की वजह से प्रोड्यूस हो रही है, इसका मतलब ये प्रेजेंट होगी ओनली इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर अल्फा की वैल्यू क्या होगी? वो 0 के इक्वल होगी। तो ये प्रेजेंट है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। अब बात करते हैं सेंट्रीपिटल की। सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन जो प्रोड्यूस होती है दैट इज बेसिकली ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी। किस वजह से प्रोड्यूस होती है? दैट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। मतलब लीनियर मोशन को जब आपने एंगुलर मोशन में कन्वर्ट करना है तो आपको अपनी लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज करना होगा। तो हमारे पास जो लीनियर वेलोसिटी है दैट इज बेसिकली टेंजेंशियल वेलोसिटी, तो उसकी डायरेक्शन को चेंज करने की वजह से जो एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस हुई दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन। और उसको कैलकुलेट जब किया जाता है, आगे इसके फार्मूलाज भी डिस्कस करेंगे, तो दैट इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर। उसके अलावा इसका फार्मूला क्या है? ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। अगर डायरेक्शन की बात की जाए तो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन हमारे पास क्या होती है? दैट इज बेसिकली रेडियल क्वांटिटी, तो ये अलोंग द रेडियस होती है, लेकिन सेंटर के टुवर्ड्स, तो अलोंग द रेडियस एंड टुवर्ड्स सेंटर। और क्वांटिटी ये कौन सी है? ये हमारे पास सर्कुलर मोशन के अंदर रेडियल क्वांटिटी है। इसके साथ अगर यूनिट वेक्टर आएगा तो आर आएगा। इसका यूनिट हमारे पास क्या होगा? इसका यूनिट हमारे पास होगा सिंपल एक्सेलेरेशन वाला मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये किस मोशन में प्रेजेंट होती है? सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन प्रेजेंट हमारे पास हर सर्कुलर मोशन में होगी, क्योंकि हमारे पास जब भी एक बॉडी ने सर्कुलर पाथ अडॉप्ट करना है वहां सेंट्रीपिटल लाजमी प्रेजेंट होगी। तो सर्कुलर मोशन चाहे हमारे पास वो यूनिफॉर्म हो और चाहे हमारे पास सर्कुलर मोशन नॉन यूनिफॉर्म हो, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन दोनों में प्रेजेंट होती है। अब थर्ड टाइप की तरफ आते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन क्या होती है? नाम से जाहिर होता है कि अलोंग द टेंजेंट। तो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन is produced due to change in magnitude of tangential velocity। मैं रिपीट कर रहा हूं इस पॉइंट को कि ये क्यों प्रोड्यूस होती है? दैट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड। मतलब बॉडी की स्पीड अगर बढ़ रही है, बॉडी की स्पीड कम हो रही है, तो हमारे पास इस केस के अंदर जो एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस हुई दैट इज कॉल्ड टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन। तो आप टेंजेंशियल को और सेंट्रीपिटल को अब इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हो कि दोनों का कॉज हमारे पास क्या है। इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला हमारे पास है ए टी इज इक्वल टू आर एल्फा। और यहां से ये पता चला कि जब अल्फा हमारे पास प्रेजेंट होगा
तभी AT प्रेजेंट होगा। इफ अल्फा इज 0 AT इज ऑल्सो इक्वल टू 0। डायरेक्शन क्या है, नाम से देखें टेंजेंशियल है, तो इसका मतलब ये अलोंग द टेंजेंट होगा, जिस डायरेक्शन में टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है। तो ये कौन सी क्वांटिटी है, हम इसको नाम दे सकते हैं कि ये हमारी जो लीनियर क्वांटिटी है दैट इज बेसिकली टेंजेंशियल क्वांटिटी। ये सर्कल में टेंजेंट के अलोंग प्रेजेंट होगी। यूनिट इसका भी अगर मेजर किया जाए तो हमारे पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होता है। और ये किस में प्रेजेंट होगी, मैंने यूपर आपको बताया कि जब अल्फा होगा तो टेंजेंशियल होगा। इसका मतलब ये भी अल्फा की तरह सिर्फ प्रेजेंट कब होगी, जब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगी। अब नेक्स्ट हम यहां पर ये देखते हैं कि इन तीनों का आपस में एंगल क्या है। देखें, एक है एक्सियल, एक है रेडियल और थर्ड वन है टेंजेंशियल। ये तीनों हमारे पास हमेशा सर्कुलर मोशन में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे पास एक्सियल, रेडियल और टेंजेंशियल क्वांटिटीज के दरमियान एंगल क्या होगा, तो याद रखिएगा इन तीनों के दरमियान एंगल हमेशा 90 डिग्री के इक्वल है। तो लेट्स से ये हमारे पास सर्कुलर पाथ है जहां बॉडी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है और ये उस सर्कल का सेंटर है O। इस सेंटर में से पास हमारे पास कर रही है एक इमेजिनरी लाइन, जिस इमेजिनरी लाइन को हम नाम क्या देते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन है और इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग हमारे पास जो क्वांटिटीज होंगी वो हमारे पास एक्सियल क्वांटिटीज कहलाएंगी। इसके अलावा हमारे पास जो दूसरी डायरेक्शन है वो रेडियस है और रेडियस हमारे पास क्या होता है, वो एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है हमेशा। तो ये हमारे पास रेडियल वेक्टर, जिसको हम रेडियस का नाम दे देते हैं, और थर्ड हमारे पास जो यहां पर डायरेक्शन है दैट इज अलोंग द टेंजेंट, जो हमारे पास टेंजेंशियल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करेंगे। और टेंजेंट हमेशा आपके पास सर्कल के रेडियस के साथ क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो मैंने जब ये तीनों वेक्टर्स ड्रॉ किए कि मैंने एक वेक्टर लेट से ड्रॉ कर दिया अलोंग एक्सिस, एक मैंने वेक्टर ड्रॉ कर दिया अलोंग रेडियस और एक वेक्टर मैंने ड्रॉ कर दिया अलोंग टेंजेंट, तो आप दो देख सकते हो कि इन तीनों का जो एंगल हमारे पास है वो कितना है, वो 90 डिग्री है। तो दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। टेंजेंट का रेडियस से भी 90 है और इवन हमारे पास रेडियस का एक्सिस के साथ भी 90 है। और अगर आप टेंजेंट को इमेजिनरी तौर पर यहाँ पर ड्रॉ करते हो ताकि एक ही ओरिजिन से ये ड्रॉ हो, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर टेंजेंट का और एक्सिस का भी जो एंगल है वो कितना है, वो 90 डिग्री है। तो याद रखिएगा, अगर ये तीनों एक्सेलेरेशंस हमारे पास प्रेजेंट होंगी, एंगुलर, सेंटीपिटल और टेंजेंशियल, तो ये तीनों हमारे पास क्या होती हैं, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। इस पॉइंट को मैं लिख भी देता हूं कि आपके पास एंगुलर एक्सेलेरेशन, सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन और ऑलवेज, अगर ये प्रेजेंट है, और ऑलवेज म्यूचुअली परपेंडिकुलर। उस पॉइंट को अगर मैं स्पेसिफाई कर दूं तो मैं कह देता हूं आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म के अंदर हमारे पास एक्सेलेरेशन की तीनों टाइप्स प्रेजेंट होंगी। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमारे पास सिर्फ एक टाइप प्रेजेंट होगी एंड दैट इज सेंट्रीपिटल। अब इस पॉइंट के अलावा हम कुछ चीजें और भी यहां पर डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास एक्सिस और रेडियस और टेंजेंट के अलावा और कौन कौन सी क्वांटिटीज प्रेजेंट होती हैं सर्कुलर मोशन में। तो एक्सिस के अलोंग क्वांटिटीज तमाम एंगुलर क्वांटिटीज हैं, जिनमें हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलेरेशन, टॉर्क और इसके अलावा एंगुलर मोमेंटम। ये तमाम क्वांटिटीज अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन, और इनको एक्सियल क्वांटिटीज का नाम दिया जाएगा। रेडियस के अलोंग कौन सी क्वांटिटीज होती हैं, जिनको रेडियल क्वांटिटीज कहते हो, वो हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन है, जिसको रेडियल एक्सेलेरेशन भी कहा जाता है, और इसके अलावा सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसको रेडियल फोर्स भी कहा जाता है, और इसके अलावा आप कह सकते हो कि पोजीशन वेक्टर। टेंजेंट के अलोंग कौन सी क्वांटिटीज हैं, टेंजेंट के अलोंग हमारे पास फॉर शॉर्ट इंटरवल हमारी जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगी, इसके अलावा हमारी टेंजेंशियल वेलोसिटी, इसके अलावा टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन, फोर्स और लीनियर मोमेंटम, ये तमाम वो क्वांटिटीज हैं जो टेंजेंट के अलोंग है।
तो कभी भी कोई क्वेश्चन आए इन क्वांटिटीज़ के दरमियान एंगल का, तो इस डायग्राम से आप उस एंगल को फाइंड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको कहता हूं कि व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी, तो ये एक्सिस के लॉन्ग है, ये टेंजेंट के लॉन्ग है, आपका आंसर क्या होगा? 90 डिग्री होगा। व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन एंड सेंटीपिटल फोर्स, तो ये दोनों रेडियल हैं, इनके दरमियान एंगल क्या होगा? 0 डिग्री होगा। क्या कोई ऐसी क्वांटिटीज यहां पर हैं जहां पर एंगल 180 होगा? तो वो हमारे पास एज सच डायरेक्ट तो हम नहीं कह सकते कि किसका एंगल 180 है, क्योंकि इन तीन का एंगल हमारे पास कितना होगा? वो 90 डिग्री ही होगा। हाँ, अगर आपको कहा जाए कि हमारे पास एक बॉडी की स्पीड डिक्रीज कर रही है, ओमेगा क्या कर रहा है? डिक्रीज। तो ओमेगा अगर डिक्रीज करेगा, फिर हम कहेंगे कि ओमेगा और अल्फा अब ये एंटी पैरेलल होंगे और आपका एंगल क्या होगा? 180 डिग्री होगा। तो इस टॉपिक में हमने डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सेलेरेशन को डिस्कस किया और ये देखा कि किस सर्कुलर मोशन में कौन सी एक्सेलेरेशन प्रेजेंट होती है और उनके दरमियान एंगल क्या होता है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन जो होती है, ये डिफाइन करती है टाइप ऑफ मोशन को। क्या मतलब? हम इन दो एक्सेलेरेशन की वैल्यू से बता सकेंगे कि हमारे पास क्या मोशन ट्रांसलेशनल है या सर्कुलर है, और क्या हमारी मोशन यूनिफॉर्म है या मोशन हमारी नॉन यूनिफॉर्म है। तो 4 केसेस इसके डिस्कस करते हैं, जहां से आपको आइडिया होगा कि किस तरह से सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन टाइप ऑफ मोशन को डिफाइन करती है। पहला केस, अगर हमारे पास मोशन में हमें यह कहा जाए कि टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन हमारे पास 0 है और उसके अलावा हमारे पास जो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन है वो भी 0 है, तो क्या मतलब होगा इसका? देखें, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन के 0 होने का मतलब हमारे पास ये होगा कि हमारी मोशन सर्कुलर नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं कि सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन के 0 होने का मतलब क्या होगा कि हमारी जो मोशन है वो सर्कुलर नहीं है। मतलब सेंट्रीपिटल के 0 होने से हमें आइडिया हो गया कि हमारी मोशन सर्कुलर है या ट्रांसलेशनल, तो हम कहेंगे ट्रांसलेशनल। और अगर हमारे पास टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन 0, इसका मतलब वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रही, और अगर वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रही तो फिर ये मोशन क्या है? ये यूनिफॉर्म ट्रांसलेशनल मोशन है या नॉन एक्सेलेटेड ट्रांसलेशनल मोशन है। नेक्स्ट पॉइंट ये कि अगर हमें कहा जाए कि टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन नॉन जीरो है, लेकिन हमारे पास जो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन है उसकी वैल्यू 0 है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन के 0 होने से हमें यह पता चल गया कि हमारी मोशन ट्रांसलेशनल है। तो सेकंड पॉइंट में ये चीज़ तो कॉमन आ गई कि हमारे पास सेंट्रीपिटल 0, तो मोशन क्या है? ट्रांसलेशनल। लेकिन यहां पर टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन नॉन जीरो है। टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन के नॉन जीरो होने का मतलब है कि टेंजेंशियल वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो हम क्या कहेंगे? ये नॉन यूनिफॉर्म ट्रांसलेशनल मोशन है। और नॉन यूनिफॉर्म ट्रांसलेशनल मोशन का मतलब होगा कि ये एक्सेलेटेड ट्रांसलेशनल मोशन है। अब आ जाए थर्ड केस की तरफ। थर्ड केस हमारे पास ये है कि अगर टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन हमारे पास 0 के इक्वल हो, लेकिन हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन नॉन जीरो हो। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन अगर नॉन जीरो है, दैट मीन्स हमारी जो मोशन है वो कौन सी मोशन है? रोटेशनल मोशन, सर्कुलर मोशन। लेकिन टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन के 0 होने का मतलब क्या होगा कि हमारे पास उस सर्कुलर मोशन के अंदर जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है उसकी मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रही, तो ये क्या होगा? ये हमारे पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस होगा। और फोर्थ पॉइंट हमारे पास ये है कि अगर टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन भी नॉन जीरो हो और हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन भी नॉन जीरो हो, तो फिर इसका मतलब क्या होगा? सेंट्रीपिटल के नॉन जीरो होने का मतलब है कि ये केस हमारे पास है सर्कुलर मोशन का। और अगर हमारे पास टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन नॉन जीरो, इसका मतलब टेंजेंशियल वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है, तो ये एक्सेलेटेड मोशन होगी, तो ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस होगा। तो ये बच्चे 4 आपके पास बेसिकली एमसीक्यूज हैं, जहां से आपने ये डिटरमिन किया कि हमारे पास टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन हमें टाइप ऑफ मोशन बताती है। और टाइप ऑफ मोशन 2 तरह से, क्या वो ट्रांसलेशनल है या रोटेशनल है, और इसके अलावा इवन ये भी बताती है कि हमारे पास क्या वो यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। सर्कुलर मोशन में हम देखते हैं कि हमारे पास 2 तरह की लीनियर एक्सेलेरेशन प्रेजेंट होती हैं, एक है सेंट्रीपिटल और एक है टेंजेंशियल। इस टॉपिक में हम इनको डिफरेंशिएट करते हैं कि सेंट्रीपिटल किस वजह से प्रोड्यूस होती है और टेंजेंशियल किस वजह से प्रोड्यूस होती है।
तो व्हाट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन? सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन एक ऐसी एक्सेलेरेशन है जो कि हमारे पास टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से प्रोड्यूस हो। मतलब एक बॉडी स्ट्रेट पाथ में मूव कर रही है और अचानक से हमारे पास उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो जब टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी तो उस वजह से जो एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होगी दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन। हमने लास्ट यूनिट में जब पढ़ा था कि व्हाट इज एक्सेलेरेशन, तो हमने कहा कि एक्सेलेरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और ये चेंज ऑफ वेलोसिटी जो है दैट मे बी ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, दैट मे बी ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, एंड दैट मे बी ड्यू टू चेंज इन बोथ डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन ऐसी एक्सेलेरेशन है जो सिर्फ वेलोसिटी की डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से प्रोड्यूस होती है। तो हम इसके बारे में क्या चीज याद रखेंगे कि सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू change in direction of tangential velocity। जबकि टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन की बात करें तो ये क्यों प्रोड्यूस होती है? टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होती है जब हमारे पास टेंजेंशियल वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड चेंज हो। यानी अगर एक सर्कुलर पाथ में बॉडी मूव कर रही है और उसकी स्पीड इंक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है, यानी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। क्योंकि सेंट्रीपिटल तो हर सर्कुलर मोशन में प्रेजेंट होगी, क्योंकि इसका काम तो बॉडी के स्ट्रेट पाथ को कर्व पाथ में कन्वर्ट करना है। लेकिन टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन सिर्फ उस वक्त प्रेजेंट होगी जब आप चाहते हो कि हमारे पास मोशन नॉन यूनिफॉर्म हो। जैसे वर्टिकल सर्कुलर मोशन, वहां पर स्पीड हमारे पास वर्टिकल पाथ में कांस्टेंट नहीं रहती, तो वो हमारे पास किसकी एग्जांपल है? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। तो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन क्या होगी? हम इसके बारे में ये लिखेंगे कि टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी। अगर सर्कुलर पाथ में दोनों को देखा जाए कि कहां पर एग्जिस्ट करती हैं, तो याद रखिएगा कि सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन हम जानते हैं कि रेडियल क्वांटिटी है, ये अलोंग द रेडियस होती है और टुवर्ड्स सेंटर होती है। अभी हम डिस्कस करेंगे कैसे ये अलोंग द रेडियस और टुवर्ड्स सेंटर होती है। और जो हमारे पास टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन है दैट इज अलोंग द टेंजेंट, ये हमारे पास टेंजेंट के अलोंग होती है। और इन दोनों के दरमियान अगर आप एंगल देखो तो आपके पास एंगल कितना है? दैट इज 90 डिग्री। हर पॉइंट के ऊपर अगर ये दोनों एग्जिस्ट करती हैं तो ये हमारे पास क्या होंगी? म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगी। और ये बात याद रखिएगा कि ये दोनों एग्जिस्ट किस मोशन में करेंगी? ओनली इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो सिर्फ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के हवाले से पूछा जा सकता है कि इन दोनों के दरमियान एंगल कितना होगा? तो आंसर होगा 90 डिग्री। अब नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं कि सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन किस तरह से हमारे पास डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से प्रोड्यूस होती है। इस बात को समझने के लिए हम अज्यूम करते हैं कि हमारे पास एक वेलोसिटी वेक्टर है। ये हमारे पास एक वेलोसिटी वेक्टर, जिसको मैं नाम दे देता हूं कि मेरे पास ये वी ए के इक्वल है। इस वेलोसिटी वेक्टर वी ए के अंदर हमारे पास ऐड हुआ डेल्टा वी, और डेल्टा वी हमारे पास यहां पर नजर आ रहा है कि क्या है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो अगर आपसे पूछा जाए यहां पर कि वी ए के अंदर जब चेंज इन वेलोसिटी हुई, यानी डेल्टा वी आपके पास ऐड हुआ और डेल्टा वी परपेंडिकुलर है, तो रिजल्टेंट कहां पर आएगा? आप कहोगे कि जो रिजल्टेंट हमारे पास आएगा वो फर्स्ट वेक्टर की टेल और सेकंड वेक्टर की हेड तक होगा, और ये आपके पास उसकी न्यू वेलोसिटी होगी, जिसको नाम क्या दोगे आप? वी बी का। अब फर्ज करें बॉडी वी बी की डायरेक्शन में आगे मूव कर गई। अब ये बॉडी का पाथ है। अब दोबारा इस वेलोसिटी को हमने चेंज करना है। क्या हुआ? इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमारे पास डेल्टा वी फिर ऐड हुआ। जब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डेल्टा वी फिर ऐड हुआ तो हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, अब वो कहां से आएगा? वी बी की टेल से लेकर डेल्टा वी के हेड तक। अब जब मैंने वी बी की टेल से डेल्टा वी के हेड तक ड्रॉ किया तो मेरे पास नेक्स्ट वेक्टर जो आ गया वो वी सी आ गया। अब इसी तरह से अगर मैं वी सी को फॉरवर्ड आगे ड्रॉ करता हूं और मैं कहता हूं कि इस वी सी में चेंज आया
और इसमें परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डेल्टा वी वेक्टर ऐड हुआ, तो अब हमारे पास जो रिजल्टेंट होगा वो कहाँ पर आएगा? आपका अब जो रिजल्टेंट होगा वो वी सी की टेल से लेकर आपके पास डेल्टा वी के हेड तक होगा। अब ये आपका पास नया वेक्टर आ गया जिसको आपने नाम दे दिया वी डी। तो देखें, इनिशियल पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक बॉडी का पाथ क्या हो रहा है? बॉडी का जो स्ट्रेट पाथ है वो आहिस्ता आहिस्ता इस कर्व पाथ में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसका मतलब ये कि जब भी लीनियर मोशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमारे पास वेलोसिटी में चेंज आएगा तो बॉडी का स्ट्रेट पाथ कर्व पाथ में कन्वर्ट होगा, और ये जो वेलोसिटी है डेल्टा वी, इसकी वजह से हमारे पास सर्कुलर मोशन में जो प्रोड्यूस होगी एक्सेलेरेशन, जो सर्कल के सेंटर के टुवर्ड्स होगी, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन। तो इस एग्जांपल से मैंने आपको ये चीज समझाई कि सर्कुलर पाथ के अंदर जब हमारी टेंजेंशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चेंज आएगा तो बॉडी का स्ट्रेट पाथ कर्व पाथ में कन्वर्ट होगा, और वो चेंज इन वेलोसिटी जो एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस करेगी दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन। इस चीज को आप एक और तरह से भी समझ सकते हो कि लेट्स से हमारे पास एक सर्कुलर पाथ है, उस सर्कुलर पाथ के अंदर हमारे पास बॉडी प्रेजेंट है पॉइंट ए के ऊपर। पॉइंट ए के ऊपर हम अगर टेंजेंट के लॉन्ग वेलोसिटी को ड्रॉ करें तो ये हमारे पास टेंजेंशियल वेलोसिटी, इसको नाम दें वी ए, फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, कि बहुत थोड़े टाइम के बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे पहुंच गए और उस पॉइंट को हमने नाम दे दिया कि लेट्स से दैट पॉइंट इज पॉइंट बी। अब पॉइंट बी के ऊपर आप दोबारा से टेंजेंट को ड्रॉ करोगे और वो टेंजेंट हमारे पास लेट्स से ये आ गया। अब ये वेलोसिटी क्या है? वी बी। अब आप देख रहे हो कि वी ए और वी बी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। हमने देखना है कि वो चेंज किस वजह से है। अगर ये पॉइंट क्लोज हैं तो क्या करो, इन दोनों वेक्टर्स को एक पॉइंट पे कंबाइन करो। कैसे करेंगे? दोनों की टेल को एक पॉइंट पे इकट्ठा कर देंगे। जब दोनों की टेल को आप एक पॉइंट पे इकट्ठा करोगे तो आपको नजर आएगा कि हमारे पास वी ए जब वी बी में कन्वर्ट होगा तो वहां पर एक वेक्टर का ऐड होना जरूरी है। और क्या ये वेक्टर, जिसको मैं डेल्टा वी का नाम दूंगा, इस वी ए के परपेंडिकुलर नहीं है? और क्या यही वो हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर है जो उसके स्ट्रेट पाथ को कर्व पाथ में क्या कर रहा है? कन्वर्ट कर रहा है। और बाय हेड टू टेल रूल हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? हम यहाँ पर लिखेंगे कि जब वी ए ऐड हो रहा है डेल्टा वी में तो हमारे पास जो रिजल्टेंट आ रहा है वो क्या आ रहा है? वी बी। तो देयरफॉर डेल्टा वी इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए, यानी वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज कौन कर रहा है? डेल्टा वी। और इस डेल्टा वी की वजह से बॉडी में जो प्रोड्यूस होगी एक्सेलेरेशन दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन। क्योंकि अगर आप इस जगह पर इसकी डायरेक्शन को देखो तो इसकी डायरेक्शन हमारे पास सर्कल के सेंटर के टुवर्ड्स है, अलोंग द रेडियस एंड टुवर्ड्स द सेंटर। आप आगे कर चले जाए कि लेट्स से आप वी बी से नेक्स्ट पॉइंट पे चले गए और वहां पर आप वी सी आ गए, तो वहां भी आप यही देखोगे कि वहां पर भी हमारे पास एक डेल्टा वी वेक्टर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऐड हो रहा है। तो मैं अगर यहाँ पर हर पॉइंट के ऊपर उस डेल्टा वी को रिप्रेजेंट करूँ तो आप देख सकोगे कि यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो भी टुवर्ड सेंटर, यहाँ ड्रॉ करेंगे वो भी टुवर्ड सेंटर, यहाँ ड्रॉ करेंगे वो भी टुवर्ड सेंटर। इसका मतलब हर पॉइंट के ऊपर हमारी वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है वो प्रोड्यूस क्या कर रही है? एक्सेलेरेशन, एंड दैट रेडियल एक्सेलेरेशन इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन। इस सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन की वजह तो हमें पता चल गई। अब हमने इसको कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे? इसका फार्मूला क्या होगा? तो इसका फार्मूला हमारे पास होता है ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर। और यहाँ पर अगर आप वी की जगह पर आर ओमेगा पुट करो तो सॉल्व करने से ये रिजल्ट आपके पास आ जाएगा आर टाइम्स ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की जगह 2 पाई ओवर टाइम पीरियड पुट करो तो सॉल्व होकर क्या आ जाएगा? 4 पाई स्क्वायर आर ओवर टी स्क्वायर। और टाइम पीरियड का आपके पास रेसिप्रोकल क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। तो ये फार्मूला इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी आ गया 4 पाई स्क्वायर आर इंटू एफ स्क्वायर। तो ये डिफरेंट फार्मूलाज हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन के। पहला फार्मूला इन टर्म्स ऑफ टेंजेंशियल स्पीड या लीनियर स्पीड है, दूसरा फार्मूला इन टर्म्स ऑफ एंगुलर स्पीड है, तीसरा फार्मूला इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड है, और चौथा फार्मूला इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी है। तो जो भी डाटा गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग आप इसको यूज करके आंसर फाइंड कर सकते हो। और यूनिट की बात करें तो एक्सेलेरेशन लीनियर है। तमाम केसेस में हमारा जो एस आई यूनिट होगा दैट विल बी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डायरेक्शन की बात करें
तो हमें नज़र आ रहा है कि हर पॉइंट पे हमारी जो डायरेक्शन है वो क्या है, अलोंग द रेडियस एंड टुवर्ड्स सेंटर। तो व्हाट इज डायरेक्शन? अलोंग द रेडियस, क्योंकि रेडियल एक्सेलेरेशन है, एंड टुवर्ड्स सेंटर। अब आपको अगर ये पता चल गया कि ये रेडियस के अलोंग है तो आप इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो क्या होगी इसकी वेक्टर फॉर्म? इसकी वेक्टर फॉर्म के अंदर अब जो चीज़ ऐड होगी, एक एक्स्ट्रा चीज़ आएगी, वो यूनिट वेक्टर आएगा, और यूनिट वेक्टर डायरेक्शन को शो करता है और वो रेडियल वेक्टर होगा। मतलब जब सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन को लिखेंगे तो हमारे पास ये आएगा v² ओवर r, और साथ आपके पास आ जाएगा r यूनिट वेक्टर, और यहाँ पर साइन क्या आएगा, नेगेटिव। नेगेटिव साइन क्यों आया? क्योंकि इसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स सेंटर है, और ये यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करता है कि ये रेडियस के अलोंग है। ये नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करता है कि ये सेंटर के टुवर्ड्स होगा। इवन इस फार्मूला को अगर आप ओमेगा की फॉर्म में लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। तब फार्मूला क्या होगा, नेगेटिव ओमेगा² r इंटू r यूनिट वेक्टर। अगेन ये हमारे पास शो कर रहा है किसको, उसकी डायरेक्शन रेडियस के अलोंग, और ये शो करता है कि वो टुवर्ड्स सेंटर है। एक और चीज़ हमें पता है कि हम यूनिट वेक्टर को कैसे फाइंड करते हैं। यूनिट वेक्टर को फाइंड करने के लिए हम वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं। तो अगर आप ये वैल्यू को इन फार्मूलाज में पुट करोगे तो पहले वाले फार्मूला के अंदर क्या होगा, नीचे r से क्या हो जाएगा r², तो ये आ जाएगा नेगेटिव v² ओवर r², और यहाँ पर r वेक्टर आ जाएगा। तो ये फार्मूला भी करेक्ट है। और दूसरे केस में जब आप यहाँ पर पुट करोगे तो ये r इस r से कैंसिल आउट हो जाएगा, और रिजल्ट आ जाएगा -ओमेगा² इंटू r वेक्टर। तो कहीं पर अगर ये फार्मूलाज लिखे हों तो ये करेक्ट है। डिफरेंस ये कि पहला फार्मूला यूनिट वेक्टर की फॉर्म में है और ये आपके पास पोजीशन वेक्टर r की फॉर्म में है, तो दोनों करेक्ट होंगे। अब बात करते हैं टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन की, कि जो टेंजेंशियल हमारे पास एक्सेलेरेशन है वो प्रोड्यूस क्यों हो रही है। एक तरफ तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास डायरेक्शन चेंज होने के लिए डेल्टा v ऐड होता है जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। तो दूसरी तरफ अब हम जानते हैं कि हमारी मैग्नीट्यूड ने चेंज होना है। तो दोबारा मैं अगर एग्जांपल को लूँ कि मेरे पास वेलोसिटी वेक्टर है इनिशियल किसी भी पॉइंट पे अलोंग द टेंजेंट जो va है। नेक्स्ट पॉइंट पे बॉडी स्पीड अप हुई, और स्पीड अप होने से हमारे पास जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो गई, मैग्नीट्यूड बढ़ गई, है तो अलोंग द टेंजेंट लेकिन मैग्नीट्यूड ज़्यादा vb। अगर ये पॉइंट क्लोज हैं तो तकरीबन ये दोनों वेक्टर्स क्या होंगे, पैरेलल होंगे। अब मुझे बताएं कि va को vb में कन्वर्ट करना है तो डेल्टा v va में ऐड होगा सब्ट्रैक्ट। ऑब्वियसली आपका आंसर ये होगा कि डेल्टा v vba में ऐड होगा, और जब ये ऐड होगा तो तभी हमारा जो नया वेक्टर आएगा वो क्या आएगा, vb आएगा। तो इस जगह ये डेल्टा v क्या कर रहा है, इस टेंजेंशियल वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड को चेंज कर रहा है। तो वो एक्सेलेरेशन जो प्रोड्यूस होती है टेंजेंशियल वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के चेंज होने की वजह से, दैट इज कॉल्ड टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन। एक और एग्जांपल आपको देता हूं। ऐसा भी हो सकता था कि बॉडी की वेलोसिटी पहले ज़्यादा है और हमारे पास जो फोर्स अप्लाई हुई उस फोर्स का पर्पज़ ये कि अब उसकी वेलोसिटी को कम कर दिया जाए। इसका मतलब जो नया वेक्टर हमारे पास आया वो लेसर मैग्नीट्यूड का आया। अब क्या होगा, अब क्या डेल्टा वी अलोंग होगा, नो। अब डेल्टा वी हमारे पास क्या होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। मतलब वी ए में से अब डेल्टा वी सब्ट्रैक्ट होगा तो रिजल्टेंट क्या आएगा, वी बी। तो यहाँ से हमें पता चला कि जो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन होती है वो हमारे पास वेलोसिटी के अलोंग होगी तो बॉडी की स्पीड हमारे पास इंक्रीज करेगी, और अगर हमारे पास जो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन है वो हमारी टेंजेंशियल वेलोसिटी के ऑपोजिट है तो बॉडी की स्पीड क्या करेगी, वो डिक्रीज करेगी। तो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ द टेंजेंशियल वेलोसिटी। अब इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसे कैलकुलेट करने का हमारा रिलेशन हम पहले पढ़ चुके हैं, और वो क्या होता है, दैट इज AT इज इक्वल टू आर अल्फा। और हमने इसको वेक्टर फॉर्म में भी डिस्कस किया था, और वेक्टर फॉर्म में क्या था, ये था अल्फा क्रॉस आर। ये क्रॉस प्रोडक्ट की एग्जांपल है। इसके अलावा टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन को फाइंड करने के लिए हम रेट ऑफ चेंज ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी इसे भी कर सकते हैं। इसके अलावा हम इवन इसको कैलकुलेट करने के लिए टेंजेंशियल फोर्स को अगर डिवाइड कर दें मैथ से तो तब भी टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन हमारे पास कैलकुलेट हो सकती है। तो डिफरेंट फार्मूलाज हैं, डिपेंड करेगा हमारे डाटा के ऊपर कि क्या हमें डाटा गिवन है
और उसके अकॉर्डिंगली हम टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसका यूनिट, तो यूनिट के बारे में हमें कोई डाउट नहीं है कि इसका यूनिट लीनियर एक्सेलेरेशन वाला ही होगा, और वो क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन इसकी डिफरेंट है, डायरेक्शन वही नहीं है जो हमारे पास सेंट्रीपिटल की है। इसकी जो डायरेक्शन है दैट इज अलोंग द टेंजेंट। कि सर्कुलर पाथ में हमारे पास जो टेंजेंशियल डायरेक्शन है वो हमारे पास टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन और टेंजेंशियल वेलोसिटी, और इवन आप ये भी कह सकते हो कि इसकी डायरेक्शन हमारे पास क्या होती है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंशियल फोर्स होती है। और इवन ये भी कह सकते हैं कि इसकी डायरेक्शन हमारे पास अलोंग द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है। और ये वो टेंजेंशियल वेलोसिटी है जो बेसिकली उसकी मैग्नीट्यूड को चेंज कर रही होगी। तो वेक्टर फॉर्म दोबारा नहीं लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म हम ऊपर लिख चुके हैं, जो क्या थी, अल्फा क्रॉस आर, कि ये क्रॉस प्रोडक्ट की एग्जाम्पल है। अब यहाँ पर अगर आपसे एग्जामिनर पूछे कि जब क्रॉस प्रोडक्ट को आप ओपन करोगे तो क्रॉस प्रोडक्ट को ओपन करने से हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, अल्फा आर और साइन थीटा आएगा, लेकिन यहाँ पर एक यूनिट वेक्टर भी तो आएगा। वो यूनिट वेक्टर क्या होगा, तो हमने क्या पढ़ा कि ये लॉन्ग टेंजेंट है, तो यहाँ पर जो यूनिट वेक्टर होगा हम उसको टेंजेंशियल वेलोसिटी के फॉर्म में लिख सकते हैं, और ये रिप्रेजेंट करेगा कि टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन क्या होती है। लास्ट पॉइंट इस टॉपिक में, अगर हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो हम जानते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर हमारी दोनों एक्सेलेरेशंस प्रेजेंट है। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमारे पास दोनों तरह की जो एक्सेलेरेशन प्रेजेंट है, तो हमसे एग्जामिनर डाटा दे के ये कैलकुलेट करने को कहे कि फाइंड करो कि नेट एक्सेलेरेशन क्या है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे। हम जानते हैं कि हमारे पास सर्कुलर पाथ के अंदर जो टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल हैं ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं हर पॉइंट के ऊपर। अगर ये दोनों वेक्टर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तो अगर आपको रिजल्टेंट फाइंड करना है तो आप इनको पाइथागोरस से सॉल्व करोगे, क्योंकि जब AC AT में ऐड होगा तो फिर जाकर हमारे पास रिजल्टेंट एक्सेलेरेशन जो नेट एक्सेलेरेशन है वो फाइंड होगी। तो इससे आप कैलकुलेट करना चाहते हो तो वेक्टर फॉर्म में तो हम इसको अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि ये हमारे पास AC और AT वेक्टर के सम के इक्वल है, लेकिन अगर हमें इसकी मैग्नीट्यूड चाहिए तो पाइथागोरस से अंडर रूट ऑफ AT स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, और यहाँ पर आप AT और AC की वैल्यू पुट करो तो AT का जो भी डाटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग, लेट से हमें वो गिवन है रेट ऑफ चेंज ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी की फॉर्म में, तो वो अब यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दोगे, प्लस सेंट्रीपिटल उसका फार्मूला लेट से हमें डाटा गिवन है V स्क्वायर ओवर R की फॉर्म में, वो यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे तो नेट एक्सेलेरेशन फाइंड हो जाएगी। और इवन अगर आपको उसका एंगल फाइंड करना है तो एंगल फाइंड करने के लिए tan इनवर्स वर्टिकल कंपोनेंट ओवर हॉरिजॉन्टल, तो वर्टिकल अगर आपने AT लिया तो AT ओवर AC, यहाँ से हमारे पास उसका पॉजिटिव x एक्सिस से जो एंगल होगा वो कैलकुलेट हो जाएगा। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन जो होती है ये डिफाइन करती है टाइप ऑफ मोशन को। क्या मतलब, हम इन दो एक्सेलेरेशन की वैल्यू से बता सकेंगे कि हमारे पास क्या मोशन ट्रांसलेशनल है या सर्कुलर है, और क्या हमारी मोशन यूनिफॉर्म है या मोशन हमारी नॉन यूनिफॉर्म है। तो 4 केसेस इसके डिस्कस करते हैं जहां से आपको आइडिया होगा कि किस तरह से सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन टाइप ऑफ मोशन को डिफाइन करती है। पहला केस, अगर हमारे पास मोशन में हमें यह कहा जाए कि टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन हमारे पास 0 है और उसके अलावा हमारे पास जो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन है वो भी 0 है, तो क्या मतलब होगा इसका। देखें, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन के 0 होने का मतलब हमारे पास ये होगा कि हमारी मोशन सर्कुलर नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं कि सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन के 0 होने का मतलब क्या होगा कि हमारी जो मोशन है वो सर्कुलर नहीं है। मतलब सेंट्रीपिटल के 0 होने से हमें आइडिया हो गया कि हमारी मोशन सर्कुलर है या ट्रांसलेशनल, तो हम कहेंगे ट्रांसलेशनल। और अगर हमारे पास टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन 0, इसका मतलब वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रही, और अगर वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रही तो फिर ये मोशन क्या है, ये यूनिफॉर्म ट्रांसलेशनल मोशन है या नॉन एक्सेलेरेटेड ट्रांसलेशनल मोशन है। नेक्स्ट पॉइंट ये कि अगर हमें कहा जाए कि टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन नॉन जीरो है लेकिन हमारे पास जो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन है उसकी वैल्यू 0 है,
तो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन के ज़ीरो होने से हमें यह पता चल गया कि हमारी मोशन ट्रांसलेशनल है। तो सेकंड पॉइंट में ये चीज़ तो कॉमन आ गई कि हमारे पास सेंट्रीपिटल ज़ीरो तो मोशन क्या है, ट्रांसलेशनल। लेकिन यहाँ पर टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन नॉन ज़ीरो है। टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन के नॉन ज़ीरो होने का मतलब है कि टेंजेंशियल वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो हम क्या कहेंगे, ये नॉन यूनिफॉर्म ट्रांसलेशनल मोशन है। और नॉन यूनिफॉर्म ट्रांसलेशनल मोशन का मतलब होगा कि ये एक्सेलेरेटेड ट्रांसलेशनल मोशन है। अब आ जाएं थर्ड केस की तरफ। थर्ड केस हमारे पास ये है कि अगर टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन हमारे पास ज़ीरो के इक्वल हो लेकिन हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन नॉन ज़ीरो हो। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन अगर नॉन ज़ीरो है, दैट मीन्स हमारी जो मोशन है वो कौन सी मोशन है, रोटेशनल मोशन, सर्कुलर मोशन। लेकिन टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन के ज़ीरो होने का मतलब क्या होगा कि हमारे पास उस सर्कुलर मोशन के अंदर जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है उसकी मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रही। तो ये क्या होगा, ये हमारे पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस होगा। और फोर्थ पॉइंट हमारे पास ये है कि अगर टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन भी नॉन ज़ीरो हो और हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन भी नॉन ज़ीरो हो, तो फिर इसका मतलब क्या होगा, सेंट्रीपिटल के नॉन ज़ीरो होने का मतलब है कि ये केस हमारे पास है सर्कुलर मोशन का। और अगर हमारे पास टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन नॉन ज़ीरो, इसका मतलब टेंजेंशियल वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है, तो ये एक्सेलेरेटेड मोशन होगी, तो ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस होगा। तो ये बच्चे चार आपके पास बेसिकली एमसीक्यूज हैं जहां से आपने ये डिटरमिन किया कि हमारे पास टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन हमें टाइप ऑफ मोशन बताती है। और टाइप ऑफ मोशन दो तरह से, क्या वो ट्रांसलेशनल है या रोटेशनल है, और इसके अलावा इवन ये भी बताती है कि हमारे पास क्या वो यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल का मतलब होता है सेंटर सीकिंग, ऐसी फोर्स जो हमारे पास सेंटर की तरफ हो। सेंट्रीपिटल फोर्स को इसके अलावा क्या नाम दिया जाता है, इसके अलावा इसको हम नाम देते हैं कि हमारे पास ये रेडियल फोर्स है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन हमारे पास अलोंग द रेडियस होती है। इसके अलावा इसको हम सेंट्रल फोर्स का नाम भी देते हैं, क्योंकि ये अलोंग द रेडियस और टुवर्ड्स सेंटर होती है। और इवन इसके जो नाम का मतलब है सेंट्रीपिटल मीन्स सेंटर सीकिंग, तो ये सेंटर सीकिंग फोर्स भी कहलाती है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, हम रिसेंटली सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन की बात कर चुके हैं, तो हम एक बात यहां पर यह कह सकते हैं कि सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस जो फोर्स करती है दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। अ फोर्स दैट प्रोड्यूसेस सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन। अब इसका मतलब क्या है कि वो फोर्स जो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन को प्रोड्यूस करे, इसका बच्चे मतलब बड़ा सिंपल सा है, और वो मतलब ये है कि ऐसी फोर्स जो क्या करे, जो चेंज करे डायरेक्शन को, द फोर्स दैट चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ मोशन, जो आपके लीनियर मोशन को सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट करे, कर्व पाथ में कन्वर्ट करे। और डायरेक्शन ऑफ मोशन का मतलब क्या है, डायरेक्शन ऑफ मोशन का मतलब है जो हमारे पास टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज करे। ये हमारे पास मतलब होगा फोर्स दैट प्रोड्यूसेस सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन मींस फोर्स दैट चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। और भी डिफरेंट डेफिनेशंस हम लिखते हैं कि फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी इन अ सर्कुलर पाथ, तो जो भी लिखें मेन कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे पास सर्कुलर पाथ की जो मेन कॉज है वो फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में याद रखिएगा कि सेंट्रीपिटल कोई नई फोर्स की टाइप नहीं है। हमारे पास कोई भी फोर्स जिसका रोल मोशन में ये हो कि वो आपके स्ट्रेट पाथ को कर्व पाथ में कन्वर्ट कर दे, वो कोई भी फोर्स जिसका रोल ये हो कि वो टेंजेंशियल वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज कर दे, हम उस फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स का नाम देंगे। चाहे वो फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक फोर्स हो, चाहे मैग्नेटिक फोर्स हो, और चाहे वो टेंशन इन अ स्ट्रिंग हो, वो फोर्स कोई भी हो सकती है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज नॉट एनी न्यू टाइप ऑफ फोर्स। बात करते हैं कि हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स की मैथमेटिकल फॉर्म्स क्या हैं, कि हम डिफरेंट जो फार्मूलाज हैं
वो क्या क्या हैं, क्योंकि हमें जब कोई न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आएगा तो उसमें कैलकुलेशन करने के लिए इन फार्मूलाज का पता होना चाहिए। अब फार्मूलाज पे आते हैं। सबसे बेसिक फार्मूला जो आप F इज इक्वल टू एम ए से कर सकते हो और ए की जगह वी स्क्वायर ओवर आर पुट करो तो वो फार्मूला आपके पास आएगा एम वी स्क्वायर ओवर आर। इसमें वी स्क्वायर ओवर आर आपकी सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन है। इस फार्मूला के अंदर v की जगह r ओमेगा पुट करें तो ये फार्मूला चेंज होकर बन जाता है m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। इस फार्मूला में ओमेगा की जगह 2 पाई ओवर टाइम पीरियड पुट करें और उसका स्क्वायर लें तो हमारे पास ये रिजल्ट कन्वर्ट हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर एम आर डिवाइड बाय टी स्क्वायर। और टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। तो ये फार्मूला लिखा जाएगा 4 पाई स्क्वायर एम आर इंटू एफ स्क्वायर। तो डिफरेंट वेरिएबल्स की फॉर्म में आप फार्मूला देख रहे हो, लेकिन आप देखो कि हर एक में मैथ्स आ रहा है और मैथ्स तो कांस्टेंट है। तो कहीं पर फार्मूला इन टर्म्स ऑफ वी मतलब टेंजेंशियल स्पीड आ रहा है, कहीं पर फार्मूला इन टर्म्स ऑफ ओमेगा एंगुलर स्पीड आ रहा है, टाइम पीरियड की फॉर्म में आ रहा है, फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में आ रहा है। तो क्वेश्चन के मुताबिक आप लोग फार्मूला यूज करोगे और यहीं से हमें इनके दरमियान जो कंपैरिजन है वो पता चलेगा। जैसे अगर मैं फर्स्ट केस में बात करता हूं कि फर्स्ट केस में अगर आपको कहा जाए कि हमारे पास सर्कुलर पाथ के अंदर बॉडी की जो स्पीड है वो कांस्टेंट है। अगर बॉडी की स्पीड हमारे पास कांस्टेंट है तो हमें यहाँ से ये पता चला कि सेंट्रीपिटल फोर्स का हमारे रेडियस के साथ रिलेशन क्या होगा? इनवर्स होगा। दैट मीन्स अगर दो गाड़ियों की इक्वल स्पीड हो तो जो कम रेडियस को अडॉप्ट करेगी उस कर्व पाथ में उसको ज़्यादा फोर्स रिक्वायर्ड होगी और जो लार्जर रेडियस को अडॉप्ट करेगी उसको कम फोर्स रिक्वायर्ड होगी। और ये हमें बुक्स में साइड इंफॉर्मेशन मिलती है कि रेसिंग ट्रैक्स में कार्स आउटर एज को प्रेफर क्यों करते हैं। क्यों प्रेफर करते हैं? उनकी स्पीड हाई है। तो लेट्स से दो गाड़ियों को कंपेयर करो, दोनों की स्पीड सेम, तो जो आउटर एज को प्रेफर कर रहा होगा वो बेसिकली उस कर्व पाथ में अपने रेडियस को बढ़ा रहा होगा और जो अपने रेडियस को इंक्रीज कर रहा होगा उसको टर्न लेने के लिए कम फोर्स रिक्वायर्ड होगी, उसके ओवर टर्न होने के चांसेस कम, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स कम तो ओवर टर्न होने के चांसेस भी कम होंगे। और उसके मुकाबले में वो कार जो स्मॉल रेडियस को इनर एज से टर्न करने की कोशिश करेगी वहां पर क्या होगा? उसका रेडियस हमारे पास स्मॉल तो उसको हाई सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड है और यही वजह है कि इसके ओवर टर्न होने के, उलट जाने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। एक दो कंडीशंस आपको और बताता हूं। अगर हमें कंडीशन ये दी जाए कि हमारे पास ओमेगा की वैल्यू कांस्टेंट है, और याद रखिएगा ओमेगा हमारे पास कांस्टेंट कब होता है? जब हमारी बॉडी रिजिड होती है। रिजिड बॉडी वो जिसपे फोर्स अप्लाई होने से डिफॉर्मेशन नहीं होती, और रिजिड बॉडी के हर पॉइंट का ओमेगा, हर पॉइंट का थीटा, हर पॉइंट का अल्फा सेम होता है। तो एक रिजिड बॉडी है उसके ओमेगा की वैल्यू कांस्टेंट है। अब रिलेशन कौन सा यूज होगा? सेकंड। और सेकंड रिलेशन में आप लोग देख सकते हो कि हमारे पास फोर्स का ताल्लुक रेडियस से क्या है? डायरेक्ट। अब आपका रिलेशन जो ये बनेगा कि अगर ओमेगा कांस्टेंट है देन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। यानी अब आप क्या कहोगे कि जहां पर आपका रेडियस ज्यादा है वहां सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा अप्लाई हो रही है। इस चीज को समझने के लिए आप एक रिजिड बॉडी को अज्यूम कर लो, जो रिजिड बॉडी एक एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रही है। अब उस रिजिड बॉडी में एक पॉइंट ए है जो सेंटर के क्लोज है, एक पॉइंट बी जो सेंटर से अवे है। अगर ये रोटेट कर रही है एक्सिस के अराउंड तो हम जानते हैं कि रिजिड बॉडी में हर पॉइंट का ओमेगा क्या होगा? वो सेम होगा। तो बी और ए का ओमेगा सेम है, लेकिन क्या बी और ए का आपका रेडियस सेम है? नो। फिर आप क्या कहोगे? जिसका रेडियस ज्यादा है उसके ऊपर अप्लाइड हमारे पास जो फोर्स होगी वो क्या होगी? वो ज्यादा होगी। और जिसका हमारे पास रेडियस कम है उस पर फोर्स अप्लाई भी क्या हो रही होगी? कम। तो यहाँ फोर्स की मैग्नीट्यूड हमारे पास कंपैरेटिवली ज्यादा होगी और यहाँ जो फोर्स की मैग्नीट्यूड होगी वो कंपैरेटिवली कम होगी। नेक्स्ट अगर हम एक और कंडीशन को डिस्कस करें कि अगर हमें यह कहा जाता है कि हमारे पास जो टाइम पीरियड की वैल्यू है वो कांस्टेंट है, तो अब आप वो रिलेशन यूज करोगे जहां पर आपके पास टाइम पीरियड इन्वॉल्व हो रहा है और उससे भी हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? वो डायरेक्ट आएगा। तो चाहे हमारे पास टाइम पीरियड कांस्टेंट हो, चाहे फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट हो, सेंट्रीपिटल फोर्स का जो रेडियस के साथ हमारा रिलेशन होगा वो क्या होगा? वो डायरेक्ट होगा। और अगर इसके रिवर्स कंडीशन को डिस्कस किया जाए कि अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास जो आर है वो दो बॉडीज का सेम है,
तो हमारे पास फिर सेंट्रीपिटल फोर्स का टाइम के साथ क्या रिलेशन होगा, तो फिर आप देख सकते हैं कि अगर आर कांस्टेंट है तो फिर टाइम पीरियड के साथ हमारा जो रिलेशन सेंट्रीपिटल फोर्स का वो इन्वर्स स्क्वायर के साथ होगा, और इसी तरह से अगर फ्रीक्वेंसी के साथ देखा जाए तो वो डायरेक्ट होगा और पावर 2 के साथ होगा। इसका मतलब क्या है कि रेडियस सेम होने से टाइम पीरियड के साथ इन्वर्स रिलेशन, इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास स्मॉलर रेडियाई होगा, स्मॉलर रेडियाई कह रहा हूं कि अगर टाइम पीरियड हमें कम चाहिए एक सर्कुलर पाथ को कंप्लीट करने के लिए, तो जितना हमें टाइम पीरियड कम चाहिए हमें उतनी ज्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। और अगर हम चाहते हैं कि वो सर्कुलर ट्रैक हम ज्यादा टाइम में कंप्लीट करें, तो टाइम जब आप ज्यादा कर दोगे तो आपको कम फोर्स रिक्वायर्ड होगी। मतलब आप एक स्टोन को स्ट्रिंग से बांध के घुमाना शुरू कर दो, जब आप स्लो घुमाओगे तो वो सर्कुलर ट्रैक ज्यादा टाइम में करेगा, आप फोर्स कम लगाओगे। लेकिन जब आप चाहते हो कि वो सर्कुलर ट्रैक जल्दी कंप्लीट करे तो आपको फोर्स अप्लाई ज्यादा करनी पड़ेगी। सिमिलरली अगर आप चाहते हो कि नंबर ऑफ रोटेशंस यानी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो, आपको फोर्स ज्यादा रिक्वायर्ड है। और अगर आप चाहते हो कि आपके नंबर ऑफ रोटेशंस कम हो, तो फिर आपको फोर्स भी रिक्वायर्ड क्या होगी, कम। लेकिन कंडीशन क्या है कि रेडियस कांस्टेंट हो। तो कंडीशंस के साथ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आप उनको इजीली, अगर फार्मूला आपको पता है कि करेक्ट फार्मूला क्या है, आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। कुछ और फार्मूलाज भी डिस्कस करते हैं। जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम क्या होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स in terms of kinetic energy and in terms of momentum। सेंट्रीपिटल फोर्स को अगर आप काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे। हमें पता है कि काइनेटिक का जो फार्मूला वो क्या है, दैट इज हाफ टाइम एम वी स्क्वायर। अब अगर ये एम वी स्क्वायर डिवाइड हो जाए आर से तो हमारे पास क्या बन जाएगी सेंट्रीपिटल। हम क्या करेंगे, हम दोनों साइड्स को डिवाइड कैसे कर देंगे, आर के साथ। जब दोनों साइड्स को आपने आर से डिवाइड किया तो क्या ये एम वी स्क्वायर ओवर आर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं बन गया। तो अगर ये सेंट्रीपिटल फोर्स बन गया तो आपका रिजल्ट चेंज होकर क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी ओवर आर, और ये 2 आप मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। तो मीन्स सेंट्रीपिटल फोर्स इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन क्या होगा। और मैंने आपको बता भी दिया कैसे आएगा कि अगर भूल जाए आप खुद भी उसको ड्राइव कर सकते हो, दैट इज 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी ओवर रेडियस। और यहां भी ये रिलेशन याद रखिएगा कि अगर हमारे पास रेडियस कांस्टेंट होगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स का काइनेटिक से डायरेक्ट रिलेशन होगा। और अगर आपके पास 2 बॉडीज की काइनेटिक एनर्जी जो है वो सेम है, अगर 2 बॉडीज की क्या सेम है, काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो फिर आपका रेडियस के साथ रिलेशन क्या होगा, इनवर्स होगा। मीन्स जिस रेडियस में जो रेडियस कम होगा वह ज्यादा फोर्स रिक्वायर्ड होगी। वही केस जो वेलोसिटी वाले फार्मूला में था। अब आपको मोमेंटम की फॉर्म में देखना है कि मोमेंटम की फॉर्म में हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो मोमेंटम की फॉर्म में देखने के लिए मैं वो भी मेथड बता देता हूं आपको कि सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला एम वी स्क्वायर ओवर आर है। अब आप लोग क्या करें, इस फार्मूला को मैथ से मल्टीप्लाई करते हैं। जब दोनों साइड्स को आप मैथ से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास ये आ जाएगा m टाइम एफ सी, और राइट साइड पे आ जाएगा m स्क्वायर वी स्क्वायर ओवर आर। तो क्या ये m स्क्वायर वी स्क्वायर आपका मोमेंटम नहीं है। और ये मैथ अगर यहाँ पर डिवाइड हो जाए तो सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी, p स्क्वायर ओवर एम आर के। एक रिलेशन तो ये है। एक रिलेशन आप और भी बना सकते थे, और वो क्या कि आप सेंट्रीपिटल फोर्स के फार्मूला के अंदर एम वी स्क्वायर को एम वी इंटू वी लिख दो। जब एम वी इंटू वी लिखोगे तो एम वी क्या है, मोमेंटम, तो फिर क्या आ जाएगा, पी वी ओवर आर। तो मीन्स 2 फार्मूलाज हमारे पास यहाँ पर लिखे जाएंगे इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। एक फार्मूला हमारे पास लिखा जाएगा पी स्क्वायर डिवाइड बाय एम आर, और दूसरा फार्मूला हमारे पास इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, और वो आएगा पी वी ओवर आर। अब नेक्स्ट बात करते हैं वेक्टर फॉर्म की। लेकिन वेक्टर फॉर्म से पहले मैं आपको इसकी डायरेक्शन को एक दफ़ा रिवाइज करवा दूं कि सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है। वही डायरेक्शन होगी जो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन की होगी, मींस अलोंग द रेडियस, इसीलिए इसको रेडियल कहते हैं, अलोंग द रेडियस एंड टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द सर्कल, अलोंग द रेडियस एंड टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द सर्कल। अब आप इसकी वेक्टर फॉर्म को लिख सकते हो प्रॉपरली, क्योंकि अब आपको डायरेक्शन पता चल गई
तो वेक्टर फॉर्म सिमिलर है जैसे आप लोगों ने सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन की लिखी थी, वही यूनिट वेक्टर और वही नेगेटिव साइन। यहाँ पर आ जाएगा एफ सी वेक्टर, मैग्नीट्यूड आएगी एम वी स्क्वायर ओवर आर, और डायरेक्शन के लिए एक आएगा यूनिट वेक्टर और एक आएगा नेगेटिव साइन। और यूनिट वेक्टर को जब सब्स्टिट्यूट करेंगे वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड, यह आ जाएगा एम वी स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर, और यहाँ पर आर वेक्टर आ जाएगा। अगर भूल गए हैं तो बता दूं, आर यूनिट वेक्टर वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड होता है। दूसरा इसका रिलेशन जो लिखा जा सकता है वो ये कि आप इसको ओमेगा स्क्वायर की फॉर्म में लिखो, तो एम ओमेगा स्क्वायर आर, तब भी आर यूनिट वेक्टर ही आएगा। और यहाँ पर भी अगर आप पुट कर देते हो यूनिट वेक्टर की वैल्यू तो वो आर कैंसिल हो जाएगा और ये आर वेक्टर, और सेम रीज़न कि यूनिट वेक्टर की वैल्यू को आपने सब्स्टिट्यूट किया। तो ये हमारे पास इसकी वेक्टर फॉर्म हो गई। अब नेक्स्ट हम कुछ केसेस को डिस्कस करेंगे कि हमारे पास डिफरेंट केसेस में वो कौन सी फोर्स है जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है। सबसे पहले हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स भी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है। एग्जांपल अगर आप लेना चाहें तो इसकी एग्जांपल हमारे पास रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन भी है, रोटेशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ भी है, रोटेशन ऑफ सैटेलाइट अराउंड द अर्थ भी है। तो रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन आप चाहे देखें एग्जांपल में, और चाहे आप एग्जांपल में रोटेशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ देखें, तो दोनों में आप लोग जानते हैं कि रोटेट करने के लिए आपको कोई फोर्स तो रिक्वायर्ड है, और अर्थ और सन और अर्थ और मून के दरमियान जो फोर्स है जो इसको बाइंड करके रखती है, वो फोर्स कौन सी है? दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हम यहाँ पर अज्यूम करते हैं कि हमारे पास अर्थ और अर्थ के अराउंड हमारे पास मून है जो रिवॉल्व कर रहा है, ऑर्बिटल मोशन के अंदर है। तो यहाँ पर जो फोर्स होगी इन दोनों के दरमियान, जो कॉज होगी सेंट्रीपिटल फोर्स का, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मून एंड अर्थ या अर्थ एंड सन इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। चाहे आप यहाँ पर फार्मूला में mg लिख दो, तब भी आपको जो भी रिक्वायर्ड चीज़ है वो कैलकुलेट आप कर सकते हो, और चाहे आप यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स के फार्मूला के अंदर gmm ओवर आर स्क्वायर लिखो, तब भी आप सॉल्व करके जो भी रिक्वायर्ड आपका वेरिएबल है वो कैलकुलेट कर सकते हो। दोनों केसेस में आप ये चीज़ ऑब्जर्व करोगे कि आपके पास मैस कैंसल आउट हो जाएगा, जो बॉडी का मैस है, और वहाँ से आप या तो कैलकुलेट वेलोसिटी कर लोगे या रेडियस, जो भी क्वेश्चन आपके पास होगा। सेकंड एग्जांपल हमारे पास आती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम फोर्स की, कि हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी एग्जांपल है सेंट्रीपिटल फोर्स की, और इसमें एग्जांपल आपके पास क्या है? रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, न्यूक्लियस पॉजिटिव, इसका मतलब इन दोनों के दरमियान हमारे पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दैट इज द कॉज ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, उसकी रोटेशन का वो कॉज बनेगा। तो यहाँ पर भी हम इसको अगर ड्रॉ करना चाहें कि लेट से हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन है, किसी भी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, तो यहाँ पर भी इन दोनों के दरमियान क्या है? एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दैट इज प्रोवाइडिंग द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। फार्मूला क्या बनेगा? एफ ई इज इक्वल टू एफ सी। एफ ई की वैल्यू चाहे आप पुट कर दो ई क्यू, तब भी जो भी रिक्वायर्ड रिजल्ट है कि वेलोसिटी फाइंड करनी है फाइंड हो जाएगी। और इवन आप यहाँ पर कूलम्स लॉ से फार्मूला की वैल्यू पुट करो के क्यू डैश। फर्स्ट करें आपके पास न्यूक्लियस क्यू, तो इलेक्ट्रॉन क्यू डैश इक्वल चार्ज होता है। अगर हमारे पास हाइड्रोजन हो, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन डिवाइड किससे होगा? आर स्क्वायर, और ये आपके पास एम वी स्क्वायर ओवर आर। तो यहाँ पर भी आप देखोगे कि कोई ना कोई वेरिएबल कैंसिल होगा। जैसे लेफ्ट केस में एक m कैंसिल हुआ था और एक r कैंसिल हुआ था, यहाँ पर आपके पास अकेला r कैंसिल होगा, और जो भी रिक्वायर्ड वेरिएबल है आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो। थर्ड एग्जांपल, मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स भी हम लोग जानते हैं कि हमारे पास कॉज है सेंट्रीपिटल फोर्स का। चैप्टर नंबर 14 जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को आप डिस्कस करते हो तो हम पढ़ते हैं कि हमारे पास अगर एक चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एंटर हो, तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल या फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, उस चार्ज के ऊपर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होती है। तो फोर्स अगर
डायरेक्शन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर अप्लाई हो तो बॉडी की डायरेक्शन चेंज होगी, और क्या चेंज होगी, उसकी जो लीनियर मोशन है वो कन्वर्ट हो जाएगी सर्कुलर मोशन में। तो फर्स्ट करें, एक पॉजिटिव चार्ज को आपने प्रोजेक्ट किया परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस मैग्नेटिक फील्ड में, तो जब ये एंटर होगा तो इस चार्ज के ऊपर अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल आपके पास मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होगी जो इसके परपेंडिकुलर है, और ये फोर्स उसके स्ट्रेट पाथ को बेंड कर देगी कर्व पाथ में, और बॉडी एक सर्कुलर पाथ को अडॉप्ट कर लेगी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो सेंट्रीपिटल फोर्स है दैट इज प्रोवाइडेड बाय द मैग्नेटिक फोर्स। तो यहाँ पर आप मैथमेटिकल अगर रिजल्ट लिखो तो क्या होगा, आपके पास रिजल्ट होगा मैग्नेटिक फोर्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। फार्मूला मैग्नेटिक का होता है क्यू वी बी साइन थीटा, और अगर एंगल 90 तो साइन 91, और यहाँ पर एम वी स्केयर ओवर आर। तो थीटा अगर एज्यूम करें कि हमारे पास 90 डिग्री, तो ये फार्मूला क्यू वी बी इज इक्वल टू एम वी स्केयर ओवर आर, और यहाँ भी कोई ना कोई वेरिएबल कैंसिल हो रहा है, जैसे v की पावर 2 कैंसिल होगी, और जो भी रिक्वायर्ड आपका वेरिएबल होगा वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। मैग्नेटिक फोर्स के बाद नेक्स्ट एग्जांपल हम यहाँ पर लेते हैं बैंकिंग ऑफ रोड की, कि हमारे पास बैंकिंग ऑफ रोड क्या है और यहाँ पर कौन सी फोर्स है जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है। तो बैंकिंग ऑफ रोड का पहले मतलब समझें कि बैंकिंग ऑफ रोड का मतलब क्या है। बैंकिंग ऑफ रोड का मतलब होता है कि इफ द आउटर एज ऑफ द रोड इज हायर देन द इनर एज, कि रोड का जो आउटर एज है वो इनर एज से हायर हो। और ये चीज़ हम देखते हैं कि उम्मी तौर पर हमें सर्कुलर ट्रैक्स में नज़र आती है, जो रेसिंग ट्रैक्स होते हैं, कि वहाँ पर आउटर एज को इनर एज से हायर रखा जाता है। अब वजह क्या है? वजह बड़ी सिंपल सी है कि हम जानते हैं कि जब इंक्लाइन प्लेन होता है तो उस इंक्लाइन प्लेन पे जो वेट का कंपोनेंट एक है जो एक्ट करता है अलोंग द सरफेस ऑफ इंक्लाइन प्लेन। कि अगर फर्ज करें यहाँ पर एक कार है, इस कार का जो वेट है वो कहाँ पर है, डाउनवर्ड, तो ये वेट उसके नॉर्मल डायरेक्शन से कैंसिल नहीं हो रहा। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। अगर ये वेट उसके नॉर्मल डायरेक्शन एन से कैंसिल नहीं हो रहा तो आप एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे कि जब इस वेट को इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया जाएगा तो एम जी कॉस थीटा तो नॉर्मल डायरेक्शन के साथ बैलेंस हो जाएगा। जो एम जी कॉस थीटा है वो तो हमारे पास इक्वल आ जाएगा किसके, नॉर्मल डायरेक्शन के। लेकिन जो एम जी साइन थीटा का कंपोनेंट है वो अलोंग द सरफेस और टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द सर्कुलर ट्रैक है, कि जो भी वो सर्कुलर ट्रैक का हिस्सा है एम जी साइन थीटा उसके सेंटर के टुवर्ड्स है। तो मीन्स हमारे पास सर्कुलर ट्रैक में जो आउटर एज हायर रखा जाता है उसमें जो वेट का कंपोनेंट है एम जी साइन थीटा वो हेल्प करता है बॉडी को इजीली हाई स्पीड पे टर्न लेने में। फिर इसके अलावा फ्रिक्शन भी इन्वॉल्व होती है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास फ्रिक्शन इस जगह इन्वॉल्व नहीं होती, फ्रिक्शन भी इन्वॉल्व होती है जो बेसिकली रोड ग्रिप को ज़्यादा करती है, और वो भी हमें हेल्प करती है बैंकिंग ऑफ रोड के अंदर कर्व पाथ लेने में। लेकिन अगर हम फ्रिक्शन को निगलेक्ट करें तो हम कहेंगे कि एम जी साइन थीटा वो मेन फैक्टर है जो हमारे पास हेल्प करता है सर्कुलर ट्रैक में। फिर हम जब इन वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं कैलकुलेशन के अंदर तो हम एक रिजल्ट पे पहुंचते हैं, जो मैं रिजल्ट यहाँ पर डायरेक्ट लिखूंगा, जो बेसिकली हमारे पास सेफ स्पीड होती है बैंकिंग ऑफ रोड में कार की, और वो किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर टाइम्स जी। आर क्या है, उस सर्कुलर ट्रैक का रेडियस, जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इनटू tan ऑफ थीटा, और थीटा क्या है, उस कर्व प्लेन का एंगल, कि बैंकिंग किस एंगल पे की गई, इसको बैंकिंग एंगल भी कहते हैं। तो कई दफ़ा आपसे एग्जामिनर बैंकिंग ऑफ रोड के अंदर बैंकिंग एंगल देगा, आपको रेडियस देगा और आपसे सेफ स्पीड पूछेगा या सिंपल स्पीड पूछेगा, तो आप इस फार्मूला से कैलकुलेट कर सकते हो। और अगर आप इसके कैलकुलेशन को खुद करना चाहो तो फिर आपको मैं एक हिंट दे देता हूँ कि कैसे आप कर सकते हो। आप बजाय इसके कि आप वेट को रिजॉल्व करो, आप इस डायग्राम के अंदर नॉर्मल डायरेक्शन को रिजॉल्व करो। जब नॉर्मल डायरेक्शन को रिजॉल्व करोगे तो एन साइन थीटा आपके पास सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा क्योंकि वो टुवर्ड सेंटर होगा, और जो एन कॉस थीटा होगा वो वेट के कंपोनेंट के इक्वल आएगा, एम जी के वेट के इक्वल आएगा। इन दोनों को जब आप डिवाइड करेंगे, इन दोनों को जब आप क्या करेंगे डिवाइड, तो आप देखेंगे एन एन से कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा टेन थीटा, एफ सी की जगह एम वी स्क्वायर ओवर आर पुट कीजिएगा, तो ये जो लेफ्ट साइड पे रिजल्ट है आर जी टेन थीटा अंडर रूट, ये आपका रिजल्ट कैलकुलेट हो जाएगा। तो आपने डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है कि आपके पास बैंकिंग फ्रॉड में क्या रिजल्ट आता है।
अगर रोड स्ट्रेट हो तो फ्रिक्शनल फोर्स भी हमारे पास वहाँ पर बॉडी को हेल्प करती है कि बॉडी कर्व पाथ में मूव कर सके। तो स्ट्रेट रोड के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स हमारे पास मेन रीज़न होगी सर्कुलर ट्रैक का, तो वहाँ पर हम फ्रिक्शनल फोर्स को सेंटीपिटल के इक्वल करेंगे। अब फ्रिक्शनल फोर्स का फार्मूला हमारे पास होता है म्यू टाइम नॉर्मल डायरेक्शन, सेंटीपिटल फोर्स का फार्मूला mv²/r। और अगर हमारे पास स्ट्रेट रोड है तो नॉर्मल डायरेक्शन किसके इक्वल होता है, वो वेट के इक्वल होता है। तो नॉर्मल डायरेक्शन अगर आपके पास वेट के इक्वल, तो यहाँ पर क्या चीज़ कैंसिल आउट होती है, यहाँ मैस आपका कैंसिल आउट होगा। तो स्ट्रेट रोड पर अगर फ्रिक्शन आपको सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है तो वहाँ पर अगर आप वेलोसिटी को कैलकुलेट करना चाहो तो फार्मूला क्या आया, म्यू टाइम्स GR, और स्क्वायर एलिमिनेट करने के लिए क्या आ जाएगा, अंडर रूट। बट इस म्यू हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है जो रोड और टाइट्स के दरमियान होगा, और ये कांस्टेंट फैक्टर है, ये आपको गिवन होगा, तभी आप कैलकुलेशन को करोगे। इस फ्रिक्शन के केस में एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है MCQs के लिए जो आपने याद रखना है कि अगर तो हमारे पास जो फ्रिक्शनल फोर्स हो बिटवीन रोड एंड टायर वो कम हो, किससे, सेंटीपिटल फोर्स से, कि जितनी फोर्स आपको रिक्वायर्ड है गाड़ी को टर्न लेने के लिए, तो याद रखिएगा इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट ये होगा कि जो कार है वो हमारे पास स्किड कर जाएगी। और स्किड किस तरफ करेगी, इट विल स्किड टुवर्ड्स आउटर एज ऑफ द रोड। मतलब सर्कुलर ट्रैक में मूव करने के लिए अगर आपने कंडीशन पूरी नहीं की कि आपकी फोर्स सेंटीपिटल फोर्स से कम है, तो फिर गाड़ी टुवर्ड्स सेंटर की तरफ हमारे पास मूव नहीं कर पाएगी, वो बॉडी आउटर एज की तरफ क्या करेगी, स्किड कर जाएगी, मींस स्लिप कर जाएगी। तो ये कंडीशन याद रखनी है आपने MCQ के लिए। तो ये मैंने आपको 5 डिफरेंट केसेस बताए जहां पर हमने देखा कि कौन सी फोर्स हमारे पास सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे उसमें हम हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन और वर्टिकल सर्कुलर मोशन में देखेंगे कि वहां पर वो कौन सी फोर्सेज हैं जो सेंटीपिटल फोर्स को प्रोवाइड करती हैं। जो लास्ट टॉपिक था जिसमें हमने सेंटीपिटल फोर्स को डिस्कस किया और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेज को देखा जो कॉज बनती हैं सेंटीपिटल फोर्स का। अब उसी में फर्दर आगे हम डिस्कस करेंगे कि हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में और वर्टिकल सर्कुलर मोशन में वो कौन सी फोर्सेस हैं जो सेंटीपिटल फोर्स का कॉज बनती हैं। पहले बात करते हैं हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन की। हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन का मतलब क्या है, इसको आप सिंपल एग्जांपल से समझ सकते हो कि फर्ज करो आपने एक स्ट्रिंग के साथ किसी भी वेट को अटैच किया और वेट को अटैच करने के बाद आप उसको रोटेट करना स्टार्ट हो गए एक सर्कुलर पाथ के अंदर। और सर्कुलर पाथ में आपने इस तरह से रोटेट किया कि हमारे पास जो उस सर्कुलर पाथ का प्लेन बना वो क्या बना, वो एक हॉरिजॉन्टल प्लेन बना। यानी हर पॉइंट के ऊपर हमारे पास जो बॉडी का वेट है वो कहां पर एक्ट कर रहा है, डाउनवर्ड कर रहा है, और वहां पर जो ओवरऑल पाथ बन रहा है वो क्या बन रहा है, हॉरिजॉन्टल बन रहा है। अब इस केस में हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन होगा, हॉरिजॉन्टल पाथ बनेगा बॉडी का, तो वो कौन सी फोर्स है जो बॉडी को प्रोवाइड करेगी, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो याद रखिएगा इस केस में जो स्ट्रिंग के अंदर टेंशन डेवलप होती है, जो खिंचाव प्रोड्यूस होता है, वो टेंशन हमारे पास कॉज है सेंट्रीपिटल फोर्स का। मैं रिपीट कर रहा हूं कि आपने एक स्ट्रिंग के साथ अटैच किया एक वेट को और आप उसको रोटेट करना स्टार्ट हो गए एक सर्कुलर पाथ के अंदर। अब हमसे पूछा गया कि वो कौन सी फोर्स है जो यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स का कॉज बनी, तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा कि जो उस स्ट्रिंग के अंदर हमारे पास टेंशन होगी दैट विल बी द मेन कॉज ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। क्यों, क्योंकि टेंशन भी हमारे पास बॉडी से अवे होती है और अलॉन्ग द स्ट्रिंग होती है। और इस केस में अगर आप सेंट्रीपिटल फोर्स को देखो तो बच्चे वो भी तो हमारे पास टुवर्ड्स सेंटर होती है। तो यहां पर हमारे पास जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो भी टुवर्ड्स सेंटर अलॉन्ग द स्ट्रिंग, और जो टेंशन है वो भी टुवर्ड्स सेंटर अलॉन्ग द स्ट्रिंग। तो इसका मतलब ये है कि टेंशन इज प्रोवाइडिंग द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। व्हाई नॉट वेट? तो बड़ा आसान सा आंसर है। अगर आप हर पॉइंट पे वेट को मार्क करते हो तो हमारा वेट तो सेंटर की तरफ एक्ट ही नहीं कर रहा। हॉरिजॉन्टल पाथ के अंदर वेट किसी भी पॉइंट पर हमारे पास टुवर्ड्स सेंटर एक्ट नहीं करेगा, चाहे हमारे पास ये पोजीशन ए हो, ए पोजीशन से चाहे ये बॉडी मूव करके बी पर आ जाए, चाहे सी पर आ जाए। अब हर पॉइंट के ऊपर अगर देखो तो हमारे पास एक ही वो फोर्स होगी जो टुवर्ड्स सेंटर एक्ट कर रही होगी, और वो क्या होगा, वो उस स्ट्रिंग के अंदर खिंचाव, स्ट्रिंग के अंदर टेंशन होगी।
और अगर हम वेट की बात करें तो वेट हर पॉइंट के ऊपर हमारे पास कहाँ ऐड कर रहा होगा, वो डाउनवर्ड ऐड कर रहा होगा, और ये वेट हमारे पास सेंट्रीपिटल का कॉज नहीं बनेगा। तो हम यहाँ पर टेंशन को किसके इक्वल करेंगे, mv²/r के। और अगर आपको एग्जामिनर कहता है कि कैलकुलेट करो कि हमारे पास इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या होगी, क्योंकि अगर ये स्ट्रिंग टूटेगी तो पत्थर या कोई भी वेट कहाँ मूव करेगा, वो अलोंग द टेंजेंट, तो किस वेलोसिटी से वो मूव करेगा। तो आप इस फार्मूला से उस वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हो और वो रिजल्ट क्या आएगा, v = TR/m, और स्केल एलिमिनेट करने के लिए यहां पर क्या आ जाएगा, √, आ जाएगा। इवन अगर आपको एंगुलर स्पीड को कैलकुलेट करना है तो आप वो भी कर सकते हो। उस केस में क्या करोगे, आप टेंशन को इक्वल करोगे m⍵² × r के, और अगर आपको कैलकुलेट ओमेगा करना है उसका फार्मूला क्या आएगा, m और r डिवाइड हो जाएंगे, तो ओमेगा = टेंशन / m × r। और जो डाटा हमें गिवन होता है इस केस में, उसमें जो r है, r जो रेडियस, ये बेसिकली इन टर्म्स ऑफ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग होगी। आपको स्ट्रिंग की लेंथ गिवन होगी जिसको आप r से रिप्लेस करोगे, m वो बॉडी जो आपने अटैच की हुई है उसका मैस, बाकी टेंशन गिवन है ओमेगा फाइंड कर लो, टेंशन गिवन है टेंजेंशियल स्पीड फाइंड कर लो। तो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन का केस तो सिंपल है, क्योंकि हर पॉइंट के ऊपर हमारा जो रिजल्ट है वो सेम है, और वो क्या कि टेंशन = सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन वर्टिकल सर्कुलर मोशन में ऐसा नहीं होता। वर्टिकल सर्कुलर मोशन की अगर हम बात करें तो वहां पर हर पॉइंट के ऊपर आप देखोगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स का जो कॉज है वो टेंशन के अलावा वेट भी होगा। कहीं पर टेंशन में वेट ऐड हो रहा होगा तो कहीं पर टेंशन से वेट सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा। अब इस चीज को डिस्कस करने के लिए हम सेम एग्जांपल लेते हैं कि वही स्ट्रिंग आपने एक वेट के साथ अटैच की, लेकिन अब आप उसको जो रोटेट करवा रहे हो वो वर्टिकल प्लेन में रोटेट करवा रहे हो। तो लेट्स से हमारे पास अब वो स्ट्रिंग एक वर्टिकल प्लेन में रोटेट कर रही है, और ये वो पॉइंट है जहां से हमने उस स्ट्रिंग को होल्ड किया हुआ है। ये हमारे पास स्ट्रिंग की क्या है, लेंथ। अब अटैच बॉडी को अज्यूम कर लें कि हमारे पास उसका जो मैस है वो कितना है, m है, और ये रोटेट करती है सर्कुलर ट्रैक में। हम इस सर्कुलर ट्रैक को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। 4 पार्ट्स में डिवाइड किया तो ये हमारे पास टॉप पोजीशन इसकी है, ये हमारे पास इसकी बॉटम पोजीशन है, और उसके अलावा राइट और लेफ्ट साइड ये हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं। इनको आप नाम देना चाहो तो आप नाम भी दे सकते हो कि टॉप पोजीशन को आप नाम दे दो A, इसको आप नाम दे दो B, इसको नाम दे दो C, और इसको नाम दे दो आप पॉइंट D का। अब पहले तो ये देखें कि हमारे पास इस पूरे सर्कुलर ट्रैक में कौन कौन सी फोर्सेज हैं जो बॉडी पर एक्ट कर रही हैं। पहले मैं मार्क करता हूं टेंशन को। टेंशन कहां होती है, स्ट्रिंग के अलोंग बॉडी से अवे। तो टॉप पोजीशन पे टेंशन कहां पर है, स्ट्रिंग से के अलोंग बॉडी से अवे, ये टेंशन है। यहां मैं टेंशन को ड्रॉ करूं, स्ट्रिंग के अलोंग बॉडी से अवे, ये टेंशन है। यहां मैं टेंशन को ड्रॉ करूं तो स्ट्रिंग के अलोंग बॉडी से अवे, ये टेंशन है। और यहां मैं अगर ड्रॉ करूं तो स्ट्रिंग के अलोंग बॉडी से अवे, ये मेरे पास टेंशन है। अब हर पॉइंट के ऊपर वेट को रिप्रेजेंट करें। टॉप पोजीशन के ऊपर अगर मैं वेट को मार्क करता हूं तो वेट टेंशन की लाइन में है। अगर बी पॉइंट पे मैं वेट को मार्क करता हूं तो वेट डाउनवर्ड है, वो टेंशन के परपेंडिकुलर है। अगर सी पॉइंट पे वेट को मार्क करता हूं तो वो टेंशन के बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में है, और डी पॉइंट पर बी की तरह वेट टेंशन के परपेंडिकुलर है। अब आप लोग ये देखना चाहते हो कि हर पॉइंट के ऊपर हमारे पास जो सेंट्रीपिटल फोर्स है और टेंशन है वो किसके इक्वल है, और इवन आप इन पॉइंट्स के ऊपर वेलोसिटी को फाइंड भी कर सकते हो। तो एक टेबल ड्रॉ करते हैं। टेबल में हम मार्क कर देते हैं पॉइंट जिस पे हमने फाइंड करनी है वैल्यूज। वो पॉइंट मेरे पास A जो टॉप पोजीशन है, B जो लेफ्ट पॉइंट है, C जो बॉटम पर है, और D जो राइट साइड के ऊपर है। इन पॉइंट्स के अलावा आप इसको विद रिस्पेक्ट टू एंगल भी देख सकते हो कि एंगल आपके पास क्या होगा। A आपने रेफरेंस पॉइंट ले लिया तो A पर एंगल आप 0, B पर एंगल हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू A 90, C पर एंगल विद रिस्पेक्ट टू A 180, और D पर आपके पास ये एंगल क्या होगा, ये 270 होगा। अब इन पॉइंट्स पे बारी है सेंट्रीपिटल फोर्स
और टेंशन को लिखने की और वेलोसिटी को लिखने की। पहले मैं सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करता हूं। पॉइंट ए के ऊपर हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये दो फोर्सेस हैं, टेंशन और वेट, जो अलोंग द रेडियस टुवर्ड सेंटर हैं। तो बच्चे, जो फोर्सेस अलोंग द रेडियस टुवर्ड सेंटर होती हैं वही तो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। इसका मतलब यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स टेंशन और वेट का सम है। पॉइंट बी पर मैं अगर आता हूं तो पॉइंट बी पर मेरे पास एक ही फोर्स है जो अलोंग द रेडियस टुवर्ड सेंटर है, और वो कौन सी है? टेंशन। तो यहां पर सेंट्रीपिटल टेंशन के इक्वल है। पॉइंट सी पर आऊं तो टेंशन मेरे पास अपवर्ड है और मेरे पास वेट डाउनवर्ड। इसका मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स इन दोनों के डिफरेंस के इक्वल है, क्योंकि दोनों ऑपोजिट हैं। तो यहां पर सेंट्रीपिटल टेंशन माइनस वेट के इक्वल है। और पॉइंट डी पर देखें तो एक ही फोर्स अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स सेंटर है, एंड दैट इज टेंशन। तो मींस बी और डी पॉइंट आपके सेम है। अब अगर हर पॉइंट के ऊपर आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू आ गई तो आप इजीली अब इन पॉइंट्स के ऊपर टेंशन की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो और बता सकते हो कि कहां पर आपकी टेंशन मैक्सिमम है और कहां पर टेंशन मिनिमम है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं टेंशन की। अगर इस फार्मूला से मैं टेंशन को कैलकुलेट करूं, mg जाकर सेंट्रीपिटल से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो टेंशन सेंट्रीपिटल और वेट का डिफरेंस आएगी। यहां पर टेंशन डायरेक्ट पता चल रही है कि सेंट्रीपिटल के इक्वल है, और यहां पर टेंशन को फाइंड करूं तो वेट लेफ्ट पर जाकर ऐड होगा, तो सेंट्रीपिटल और वेट का सम टेंशन के इक्वल आएगा, और डी पॉइंट बी की तरह वहां पर टेंशन सेंट्रीपिटल के इक्वल है। अब इन चारों को कंपेयर करके बताओ कि कहां पर टेंशन ज्यादा है। तो आपको नजर आ रहा है कि हमारे पास जो पॉइंट सी है, जो बॉटम है, वहां पर टेंशन की वैल्यू क्या है? मैक्सिमम। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन में हमारे पास कहां टेंशन मैक्सिमम है, तो वो बॉटम पॉइंट है। बॉटम पॉइंट के ऊपर हमारी टेंशन क्या है? मैक्सिमम। स्ट्रिंग के ब्रेक होने के चांसेस यहां पर होंगे। कहां पर टेंशन मिनिमम है? तो हमारे पास आंसर होगा टॉप पोजीशन, क्योंकि वहां टेंशन दो चीजों का डिफरेंस है। वहां पर टेंशन क्या हो रही है? रिड्यूस हो रही है। और इवन हम लोग ये अज्यूम करते हैं कि टॉप पॉइंट के ऊपर हमारे पास जो टेंशन की वैल्यू है वो जीरो है, और वो जो रिजल्ट है कि टॉप पॉइंट पे टेंशन की वैल्यू जीरो, वो हमें हेल्प करता है इस पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी को कैलकुलेट करने में। आप अगर खुद करना चाहो इसको सॉल्व, तो आप ये कर सकते हो कि आप यहां पर टेंशन एफ सी की जगह पर आप पुट कर दो एम वी स्क्वायर ओवर आर माइनस एम जी। तो यहां पर ये जो एम वी स्क्वायर ओवर आर है, ये बेसिकली सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन है। और वर्टिकल पाथ में किसी भी पॉइंट पे हम जानते हैं कि हमारे पास जो एक्सेलेरेशन है दैट इज इक्वल टू एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जब आप इसको इक्वल पुट करोगे जी के, तो एम जी माइनस एम जी, हमारी टेंशन क्या है? टॉप पोजीशन पे जीरो। तो टॉप पॉइंट के ऊपर टेंशन को मिनिमम और जीरो कंसीडर किया जाता है। इस कॉन्सेप्ट को जब आप यूज करते हो कि टॉप पॉइंट के ऊपर आपकी टेंशन की वैल्यू जीरो, तो इस फार्मूला में जीरो पुट करें, एफ सी की जगह एम वी स्क्वायर ओवर आर पुट करें। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो टॉप पोजीशन पे आपकी वेलोसिटी का फार्मूला आ जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू अंडर रूट जी आर। तो मैंने ये फार्मूला कहाँ से ड्राइव किया, आपको आइडिया दे दिया, यह आ गया अंडर रूट जी आर। तो टॉप पॉइंट की वेलोसिटी आ गई। आपने फाइंड करनी है वेलोसिटी बाकी पॉइंट्स पे। पहले बॉटम पे आ जाए तो आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को यूज कर सकते हो। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को यूज करके आप बॉटम के ऊपर वेलोसिटी को फाइंड कर सकते हो। टॉप टू बॉटम आपकी जो हाइट है वो बेसिकली किसके इक्वल है? टॉप से बॉटम तक अगर इस डिस्टेंस को देखें तो वो डायमीटर के इक्वल है, 2r। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को यूज करें कि टॉप के ऊपर जितनी हमारे पास एनर्जी है वो कन्वर्ट हो रही है बॉटम पर काइनेटिक एनर्जी के इक्वल। तो आप बॉटम पे इस कॉन्सेप्ट के थ्रू वेलोसिटी को फाइंड कर सकते हैं, और वो किसके इक्वल आएगी? अंडर रूट 5gr के इक्वल आएगी। और सेम कॉन्सेप्ट जो आपने बॉटम पे अप्लाई किया, अगर मिड वे अप्लाई करें बी और डी पर, तो बी और ए के दरमियान आपकी हाइट कितनी है? इक्वल टू रेडियस। तो अगेन इस लॉ को यूज करते हुए अगर आप वेलोसिटी कैलकुलेट करोगे इस पॉइंट पे, तो वो अंडर रूट 3gr आएगी, और जितनी वेलोसिटी पॉइंट बी पर आएगी उतनी ही वेलोसिटी आपके पास पॉइंट डी पर आएगी। अब इन चारों वेलोसिटीज को कंपेयर करो तो आप बता सकते हो कहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम है और कहाँ मिनिमम। तो टॉप पोजीशन पे वेलोसिटी हमारे पास क्या है? मिनिमम। और बॉटम पे हमारे पास वेलोसिटी क्या है? मैक्सिमम। और होनी भी चाहिए, क्योंकि जब तक आपके पास इस लोअर पॉइंट के ऊपर आपकी वेलोसिटी ज़्यादा नहीं होगी, बॉडी किस तरह से अपना ये सर्कुलर ट्रैक पूरा कर सकती है। तो इस पॉइंट के ऊपर आपकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, तभी बॉडी रोटेट करती हुई बॉटम से कहाँ जाएगी? टॉप के ऊपर। और टॉप के ऊपर जाएगी तो वहाँ वेलोसिटी क्या है? कम,
क्योंकि काइनेटिक एनर्जी वहाँ कम है, पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा, और वो बॉडी को लेकर आएगी डाउनवर्ड, और इस बी पॉइंट के ऊपर और इस डी पॉइंट के ऊपर इन दोनों पे वेलोसिटी की वैल्यू सेम, किसके इक्वल, √3gr। तो ये ओवरऑल आपका टॉपिक है वर्टिकल सर्कुलर मोशन का, और उसमें डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर टेंशन, सेंट्रीपिटल फोर्स और वेट के वैल्यूज़ हैं। अब इसके शॉर्टकट भी हैं, और वो शॉर्टकट सिर्फ आपको इन पॉइंट्स पे हेल्प नहीं करेंगे। इवन अगर आप टॉप को रेफरेंस लेकर किसी भी पॉइंट के ऊपर फाइंड करना चाहते हो कि इस एंगल थीटा के ऊपर यहाँ पर टेंशन क्या है, इस पॉइंट के ऊपर हमारी वेलोसिटी क्या है, तो हम उस शॉर्टकट से इस वर्टिकल सर्कल में किसी भी पॉइंट पे टेंशन को और वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो शॉर्टकट हमारे पास रेफरेंस पॉइंट जो दिया उसके मुताबिक है, और वो रेफरेंस पॉइंट मैंने क्या दिया कि हमारे पास इस वर्टिकल सर्कल में जो आपके पास टॉप पोजीशन है वो वहाँ पर आपका एंगल क्या है, 0, और यहाँ पर आपके पास एंगल 90, राइट पे भी ले सकते हो, यहाँ पर आपके पास एंगल 180, और यहाँ पर आपके पास एंगल क्या है, 270। इस चीज़ को रेफरेंस लेते हुए अब शॉर्टकट को आपने याद रखना है कि अगर आपको किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी को कैलकुलेट करना है तो दैट इज इक्वल टू √3 टाइम्स GR माइनस 2 टाइम्स GR इंटू कॉज ऑफ थीटा। और इसी तरह से आपको किसी भी पॉइंट पे अगर टेंशन कैलकुलेट करनी है तो टेंशन का शॉर्टकट क्या है, सेंटीपिटल फोर्स माइनस mg कॉज ऑफ थीटा। मैं आपको अप्लाई करके भी दिखा देता हूँ किसी एक पॉइंट के ऊपर कि लेट से आपने इस बॉटम पॉइंट के ऊपर फाइंड करनी है वेलोसिटी और टेंशन की वैल्यू। तो मैंने यहाँ पर क्या करना है, मैंने अपने इस रेफरेंस डायग्राम के मुताबिक एंगल को कितना ले लिया, 180। कॉज 180 की वैल्यू हमें पता है कि -1 होती है, तो वेलोसिटी को अगर हम फाइंड करें तो वेलोसिटी किसके इक्वल आएगी, 3 टाइम GR, यहाँ -1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव GR। तो क्या 2gr और 3gr सॉल्व करने से हमारी जो वेलोसिटी है वो √5gr नहीं आ गई? तो ये शॉर्टकट का यूज़ है। और अगर आपने टेंशन कैलकुलेट करनी है तो यहाँ पर आपके पास FC, ये नेगेटिव साइन है, कॉस -1, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो सेंटीपिटल और वेट का सम। और ये हम जानते हैं कि बॉटम पर टेंशन क्या होती है, ज़्यादा, और वेलोसिटी भी क्या होती है, ज़्यादा। तो ये आपके पास था वर्टिकल सर्कुलर मोशन का केस, और मैंने एंड में आपको शॉर्टकट बताया जो इस पूरे टॉपिक को कंक्लूड करता है कि आप किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी को और किसी भी पॉइंट पे टेंशन को फाइंड कर सकते हो। इस लेक्चर में हम ब्रीफली बात करेंगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वो कौन से वेरिएबल्स हैं जो हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, क्या क्या चीज़ हमारे पास कंजर्व नहीं रहती, ताकि आप इसके रिवर्स ये देख सकें कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के रिजल्ट्स क्या होंगे। तो मैं एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में आपको ये समझाता हूँ। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर हम जानते हैं कि हमारे पास टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन प्रेजेंट होती है, क्योंकि यही वो एक्सेलेरेशन है जो हमारे पास उसकी मोशन को यूनिफॉर्म से नॉन यूनिफॉर्म कन्वर्ट करती है। और फार्मूला क्या है, AT इज इक्वल टू R अल्फा। अब AT अगर प्रेजेंट है, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन अगर प्रेजेंट है, तो इससे हमें यह आइडिया हुआ कि बॉडी के अंदर एंगुलर एक्सेलेरेशन प्रेजेंट होगी, मतलब अल्फा नॉन ज़ीरो। अब अल्फा के नॉन ज़ीरो होने से हम दो रिजल्ट्स की तरफ जाते हैं। अल्फा अगर नॉन ज़ीरो है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो एंगुलर वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है, क्योंकि अल्फा क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। मींस हमारी एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कांस्टेंट नहीं रहती, वो चेंज हो रही होती है। और अगर हमारे पास ओमेगा कांस्टेंट नहीं है तो यहाँ से हम कंक्लूड क्या करेंगे कि VT अगर R ओमेगा के इक्वल है, तो ओमेगा अगर कांस्टेंट नहीं है तो हमारी VT की वैल्यू, टेंजेंशियल वेलोसिटी की वैल्यू यानी उसकी मैग्नीट्यूड हमारी वो भी कांस्टेंट नहीं होती। और अगर हमारी वेलोसिटी की वैल्यू कांस्टेंट नहीं होती तो काइनेटिक एनर्जी में तो हाफ mv², तो वहाँ पर हम क्या कहेंगे, हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी कांस्टेंट नहीं रहेगी। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर अल्फा नॉन ज़ीरो, ओमेगा कांस्टेंट होता है, नो ओमेगा कांस्टेंट नहीं होता, वेरिएबल होता है, टेंजेंशियल वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती, और उससे रिजल्ट क्या आया कि काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं होती। अगर इसको एक और एंगल से देखें तो अल्फा अगर नॉन ज़ीरो है तो दैट मीन्स के बॉडी के अंदर टॉर्क प्रेजेंट होगी, बिकॉज टॉर्क इज इक्वल टू I अल्फा। मीन्स अल्फा के नॉन ज़ीरो होने का मतलब है कि बॉडी पे एक टॉर्क अप्लाई हो रही होगी, बॉडी में एक मूवमेंट प्रेजेंट होगा। अब टॉर्क हमारे पास अगर प्रेजेंट है तो इसके दो मतलब, टॉर्क इक्वल होता है R टाइम्स F के,
इसका मतलब अगर टॉर्क नॉन जीरो है तो हमारी फोर्स नॉन जीरो है, उस बॉडी पे फोर्स अप्लाई हो रही होगी। और अगर फोर्स अप्लाई हो रही होगी तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम जानते हैं कि फोर्स अगर अप्लाई हो तो मोमेंटम कंजर्व नहीं होता। फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो फोर्स अप्लाई होने का मतलब कि मोमेंटम की वैल्यू चेंज होगी, मतलब मोमेंटम कांस्टेंट नहीं रहेगा। लास्ट एक और तरह से हम इस चीज़ को अगर देखें तो हम क्या कहेंगे, हम ये बात कहेंगे कि अगर टॉर्क हमारे पास प्रेजेंट है तो टॉर्क इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, यानी टॉर्क के प्रेजेंट होने से एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं रहता, मींस एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट नहीं है, एंगुलर मोमेंटम चेंज हो रहा होगा। और अगर एंगुलर मोमेंटम चेंज हो रहा है इसका मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ओबे नहीं होगा। तो अगर आप इस फ्लो चार्ट को देखो तो आप ओवरऑल रिजल्ट्स की तरफ जाओगे कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर ना तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है, ना आपके पास लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है, और ना आपके पास एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो इसके रिवर्स अगर हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करेंगे तो वहां पर हम कहेंगे कि एंगुलर मोमेंटम चाहे लीनियर हो एंगुलर वो भी कंजर्व रहेगा और काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहेगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में हमारे पास स्पीड आती है और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड क्या होती है, वो कांस्टेंट होती है।